हेलो स्टूडेंट्स, तो आगे हम आप लोगों के सामने फिर से केमिस्ट्री जे एडवांस्ड पेपर 2 यानी ऑफिशियल पेपर जो आपका है उसके सॉल्यूशंस को लेकर आइए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन पेपर 2 में आए थे। पेपर 2 में भी आपके 4 सेक्शन में पहला सेक्शन जो था वही सिंगल चॉइस क्वेश्चंस का था। Which question choose the option corresponding to the correct answer? Only one of these 4 options is the correct. चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। अकॉर्डिंग टू बोर्स मॉडल, देखिए एटॉमिक स्ट्रक्चर का पहला क्वेश्चन है, हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी इज एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन इन द। आपने अच्छे से पढ़ा है कि बोर्स मॉडल के हिसाब से काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। तो जैसे एन की वैल्यू बढ़ेगी काइनेटिक एनर्जी कम होती जाएगी, जैसे से एन की वैल्यू कम होगी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी। लेकिन यहाँ पर आप देखें अलग अलग स्पीसीज हैं तो आपको जेड बाई एन देखना पड़ेगा। तो जिसका जेड बाई एन आपको चाहिए हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी, तो जेड बाई एन मैक्सिमम आपको देखना है। तो देखो हाइड्रोजन के लिए Z1 NB1 1 आ गया। हीलियम के लिए Z कितना होता है, तो Z होता है इसके लिए 2 और N कितना है 1 और उसका भी स्क्वायर करने वाले हो तो 4 आ गई इसकी वैल्यू। सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हीलियम 2/2 का होल स्क्वायर, ये भी आ गया 1। सेकेंड ऑर्बिट ऑफ लिथियम 2/3 है ना, सॉरी उल्टा लिख दिया। हीलियम के लिए Z कितना होगा 3 और N कितना होगा 2, तो 3/2 का होल स्क्वायर कितना आ गया 9/4। अब ध्यान से देखो 9/4 जो है वो 2 पॉइंट समथिंग होगा, जबकि He प्लस के लिए Z/N की जो वैल्यू है वो 4 आएगी। Z2N1 Z2N1, यहां पर देखो Z कितना है 3 और N कितना है 2, तो 1.5 का होल स्क्वायर जो है वो 2.25 बनेगा और करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सही है, चलिए बढ़ते देखें अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। इन अ मेटल डेफिशिएंट ऑक्साइड सैंपल MxY2O4, M is present in both +2 and +3 oxidation state and Y is in +3 oxidation state. If the fraction of M2 plus ion present in M is 1/3। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, लेकिन रिपीटेड क्वेश्चन है, एडवांस ऐसे क्वेश्चन पहले भी बहुत पूछ चुका है। आपको यहाँ पर सिर्फ चार्ज बैलेंस करना होता है। तो आपका जो कंपाउंड है वो है MxY2O4, ठीक है। अब इसमें देखो M+2 +3 दोनों में प्रेजेंट है। कह रहा है कि अगर इफ द फ्रैक्शन ऑफ M2 plus ion प्रेजेंट इन M is 1/3, देखो टोटल X है तो +2 में जो प्रेजेंट है वो X/3 होगा। इसका मतलब जो +3 में प्रेजेंट है वो 2X/3 होगा। उसने कह दिया है कि Y का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो +3 और ऑक्सीजन का तो -2 होता है। तो आप तो नेट चार्ज बैलेंस कर लो। बताओ +2 वाला कितना है 2 इंटू X/3 +3 वाला कितना है 3 इंटू 2X/3 +2 इंटू वाई का ऑक्सीजन स्टेट +3 +4 इंटू ऑक्सीजन का हो गया -2। तो देखो 6 - 8 -2 क्या बनेगा +2। देखो 3 2X प्लस 3 2 6 इज 6X है ना, तो 6X प्लस 2X इज 8X/3 की वैल्यू 2 के इक्वल आ गई। देखो x की वैल्यू जो है वो आएगी 3/4 यानी 0.75 है ना। अब ध्यान से सुनना, मुझे किसके लिए बतानी है, बोल रहा है कि यहां mx की वैल्यू आपको बतानी है ना, तो वैल्यू ऑफ x बतानी है। तो आपने ये जो x निकाला, इस x की वैल्यू आपके हिसाब से आ गई 0.75 3/4। जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। टिक करने से पहले देख लेना आपसे क्या पूछा गया, आपने सही सॉल्व किया या फिर नहीं सॉल्व किया है, ठीक है। फिर देखिए फोर्थ क्वेश्चन, द स्पीसीज फॉर्म्ड ऑन फ्लोरिनेशन ऑफ फास्फोरस पेंटाक्लोराइड इन अ पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट आर। तो आपके पास PCl5 है और आप इसका फ्लोरिनेशन करवा रहे हो, ठीक है। और फ्लोरिनेशन आप करवा रहे हो किसके अंदर, एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर। तो देखो वैसे अगर आप मुझसे बोलो तो ये एक आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसी कोई भी चीज ना तो स्पेसिफाइड है ना ही ऑर्गेनिक के अंदर, मतलब बेसिकली एनसीईआरटी के अंदर ये दी हुई है। होता क्या है इस रिएक्शन के अंदर, तो आप देखो होगा क्या यहां पर कि जो PCl5 है जब उसका फ्लोरिनेशन होता है एक ऑर्गेनिक पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर, किसमें होता है पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर, तो यहां पर क्या होगा, देखो जैसे ही एक क्लोरीन रिप्लेस होता है और उसकी जगह पर फ्लोरीन आता है, तो ये जो कंपाउंड है ये आयन पेयर की फॉर्म में चला जाता है, फॉर्मिंग दिस PCl4+ एंड PCl4F2-। और इसी के साथ साथ फर्दर क्लोरिनेशन पर जो PF5 बनता है
है ना, वो भी मतलब PCl3F2 बनेगा। इसके मिक्स्ड फ्लोराइड्स बनते हैं तो PCl4 प्लस और PF6 माइनस इस तरह के कंपाउंड फॉर्म करता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है। लेकिन लेट मी टेल यू, ये क्वेश्चन जो है ये एज सच आउट ऑफ सिलेबस आप बोलोगे, क्योंकि ना तो ऐसा पढ़ाया जाता है और ना ही कहीं पर ये स्पेसिफाइड है कि आपको PCl5 की ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर प्रॉपर्टीज को स्टडी करना होता है। लेकिन ये जे एडवांस है, यहां पर अगर कंपाउंड का नाम भी लिख दिया है तो उससे कोई भी प्रॉपर्टी से कहीं से भी उठाकर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये आपका क्वेश्चन है और ये इसका करेक्ट आंसर होगा। आइए बढ़ते हैं अगले सेक्शन 2 के ऊपर। तो सेक्शन 2 को अगर आप देखते हैं तो यहां पर आपके पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फिर से आ चुके हैं। उसमें जो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है कि ना aqueous solution of hydrogen N2H4 is electrochemically oxidized by O2 thereby releasing chemical energy in the form of electrical energy। ठीक है, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का प्रिंसिपल होता है। One of the product generated from the electrochemical reaction is N2 gas। अब आपको बताना है कि इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन कौन से हैं। OH minus ion react with N2H4 at the anode to form N2 and water releasing 4 electrons to the anode। देखो यहाँ पर क्या होगा, ये खुद कह रहा है ऑक्सीडाइज हो रहा है N2H4। तो देखो N2H4 ऑक्सीडाइज होगा एनोड पर, और एनोड पर ऑक्सीडाइज होकर ये क्या बना रहा है, खुद इसने बोल दिया है कि N2 गैस बना रहा है। तो आप इस रिएक्शन को बैलेंस करो। अभी आप देखो जो हाइड्रोजीन है ये बेसिकली एक वीक बेस है। क्या है? वीक बेस है। तो बेसिक मीडियम में क्या होता है ये आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा वाटर के केस में। तो बेसिकली मीडियम को बैलेंस जो कर रहे हैं उसकी बात करते हैं। देखो N2H4 है, नाइट्रोजन यहां पर -2 स्टेट से 0 में गया। -2 से 0 कितने का चेंज है? 2, और एक यहां 2 नाइट्रोजन है 2 × 2। तो यहां से यहां जाने में इसने 4 इलेक्ट्रॉन लूज किए होंगे। सही है। अब आप देखो यहां 4 इलेक्ट्रॉन है, तो यहां पर आप बैलेंस आपको यहां पर करना होगा। तो बैलेंस करने के लिए आप क्या कर सकते हो, आप दोनों तरफ चार्ज बैलेंस करो। तो आप बेसिक मीडियम में तो 4OH माइनस ऐड करोगे इधर, और ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए आप यहां पर 4H2O ऐड कर दोगे। तो 4 + 4 8 हाइड्रोजन हो गए। देखो सब कुछ यहां पर बैलेंस्ड है। तो ये आपकी एनोड की रिएक्शन हो गई। So OH minus ions react with N2H4 at the anode to form N2 and water releasing 4 electrons। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सही है ना? आगे बढ़ते हैं। At the cathode N2H4 breaks to N2 and nascent hydrogen released at the electrode। देखो N2H4 का तो एनोड पर ऑक्सीडेशन हो चुका है, कैथोड पर इसका कुछ भी नहीं होगा। अब आप आते हो सी ऑप्शन। एट द कैथोड, कैथोड पर क्या होगा, तो कैथोड पर वाटर का रिडक्शन होगा, क्योंकि कह रहा है O2 इसको क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज कर रहा है। तो O2 खुद रिड्यूस होगा, तो बेसिकली O2 का रिडक्शन होगा। तो O2 यहां पर 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। अब O2 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में उसके पास 2 ऑप्शन है, या तो वो H2O में कन्वर्ट हो जाए या फिर OH माइनस में। लेकिन देखो मीडियम कैसा है, बेसिक। तो अल्टीमेटली आप O2 को OH माइनस में कन्वर्ट करो। तो देखो 0 से ऑक्सीजन गया -2 में, कितने का चेंज, 2, और 2 ऑक्सीजन यहां पर है, तो इसने 4 इलेक्ट्रॉन गेन किए होंगे। सही है। अब आप बेसिक मीडियम में वो चार्ज बैलेंस करो। तो देखो इधर चार्ज है -4, इधर है -1, तो इसको आप 4OH माइनस लिख दो। और फिर आप बैलेंस करोगे किसको, हाइड्रोजन को कर लो या ऑक्सीजन को कर लो। तो इधर 2 ऑक्सीजन है, तो साथ में यहां पर आप 2H2O ऐड कर दो। तो आपकी नेट रिएक्शन बन जाएगी O2 + 4 इलेक्ट्रॉन + 2H2O गिव्स यू 4OH माइनस। देखो चार्ज बैलेंस है, एटम्स बैलेंस है, ये आपकी रिएक्शन है। सो एट द कैथोड मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन गेट्स कन्वर्टेड टू OH माइनस, ये ऑप्शन भी सही है। ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन मेजर बाय प्रोडक्ट, बिल्कुल नहीं है। यहां पर जो बाय प्रोडक्ट है वो कौन है, नाइट्रोजन है, जो उसने खुद बता दिया। बाय प्रोडक्ट क्या नाइट्रोजन के ऑक्साइड यहां पर बन सकते हैं, तो वो एक बार आपको यहां पर देखना पड़ेगा। रिलीजिंग इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वन ऑफ द प्रोडक्ट जनरेटेड फ्रॉम द इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन इज N2 गैस। एक प्रोडक्ट तो ये है। ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन आर मेजर प्रोडक्ट। देखो ऑक्सीजन जो है वो कैथोड पर रिड्यूस होकर OH माइनस में कन्वर्ट हो रही है, तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स तो यहां पर फॉर्म नहीं होंगे। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो आपके पास होगा ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर सी। यही 2 इसके यहां पर करेक्ट आंसर्स होंगे। चलिए फिर बढ़ते हैं, देखें यहां से आगे। द कंपाउंड्स हैविंग पेरोक्साइड लिंकेज इज आर। तो ये तो बहुत ही आसान है, क्लास में आपको मैंने सिखाया है कि आपको कुछ भी नहीं करना है, ऑक्सीजन स्टेट निकाल ली। तो यहां देखो H2S2O7, यहां पे आप सल्फर का ऑक्सीजन स्टेट निकालो +6, और सल्फर का मैक्सिमम भी कितना हो सकता है, +6। तो पेरोक्साइड लिंकेज कब होता है, जब कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट से ज्यादा होता है। तो यहां पर +6 आ रहा है, पेरोक्साइड लिंकेज नहीं होगा।
यहाँ पर SOS लिंकेज होगा। यहाँ देखो सल्फर +1 में दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ऑक्सी लिंकेज होगा। यहाँ पर सल्फर आपको दिखाई दे रहा है 10 - 2 8 +4 में, पर ऑक्सी लिंकेज नहीं होगा। यहाँ सल्फर +8 में है, पर ऑक्सी लिंकेज होगा। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी एंड ऑप्शन नंबर डी। बिल्कुल आसान और रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार आपने ऐसा क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है। चलिए मूव करते हैं सेक्शन 3 पर। सेक्शन 3 में अगर हम देखें तो नॉन नेगेटिव इंटीजर वापस से आपके पास आ गया है। पहला क्वेश्चन देखें, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा। ऐसा क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, 2 बार आ चुका है इवन। टू फॉर्म अ कंप्लीट मोनोलेयर ऑफ एसिडिक एसिड ऑन 1 ग्राम चारकोल 100 ml ऑफ 0.5 मोलर एसिटिक एसिड वाज यूज्ड। तो यहां देखो आपके पास इसके 50 मिलीमोल है, वॉल्यूम इनटू मोलैरिटी। कह रहा है सम ऑफ द एसिटिक एसिड रिमेन्ड अनएब्सॉर्ब्ड। तो आपके पास 1 ग्राम चारकोल था, उस पे 50 मिलीमोल लिया, कुछ एब्सॉर्ब हुआ, कुछ बच गया। तो जो बचा उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए आपको 40 ml ऑफ 1 मोलर NaOH चाहिए। तो देखो CH3COH मोनो एसिडिक बेस एसिड है, मोनोबेसिक एसिड, और NaOH क्या है, वो मोनो एसिडिक बेस है। तो आप देखें 40 × 1, इसके 40 मिलीमोल चाहिए, तो इसके 40 मिलीमोल के लिए इसका भी 40 मिलीमोल्स काम में आएगा, यानी 40 मिलीमोल ये बचा होगा अनयूज्ड। तो बताओ एड्सॉर्ब्ड ऑन चारकोल कितना। तो भैया चारकोल पर जो एड्सॉर्ब्ड है वो हो गया 50 - 40 10 मिलीमोल, यानी 10 टू पावर -2 मोल। और 10 टू पावर -2 मोल को लिख दो आप, एड्सॉर्ब मॉलिक्यूल्स निकाल लो, मॉलिक्यूल्स एड्सॉर्ब ऑन 1 ग्राम चारकोल, तो वो कितना हो जाएगा 10 टू पावर -2 इंटू Na। और वो कह रहा है 1 ग्राम चारकोल पे इतना। क्वेश्चन पढ़ो, इफ ईच मॉलिक्यूल ऑफ एसिटिक एसिड ऑक्यूपाइज इतना एरिया। तो देखो सरफेस एरिया ऑफ चारकोल है 1.5 10 टू पावर 2 मीटर स्क्वायर पर ग्राम, यानी 1 ग्राम चारकोल का जो एरिया है वो है 1.5 इंटू 10 टू पावर 2 मीटर स्क्वायर। और हमारे हिसाब से इतने मॉलिक्यूल्स, कितने 10 टू पावर -2 Na मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट ऑन 1 ग्राम चारकोल है। तो अगर इतने मॉलिक्यूल्स 1 ग्राम पर है तो बताओ इतने एरिया पर है, तो बताओ इतने मॉलिक्यूल्स इतने एरिया पर है, एक मॉलिक्यूल कितने एरिया पर होगा। तो 1.5 इंटू 10 टू पावर 2 अपॉन 10 टू पावर -2 इंटू Na के लिए हो गई 6 इंटू 10 टू पावर 23। तो ध्यान से देखो 15/60 लिख लो इसको पॉइंट हटा के, ये ऊपर गया 10 टू पावर 4, 10 टू पावर -19 बचेगा -23 ऊपर आके। अब आप देखो 15 4 होता है 60, तो ये हो गया 0.25 इंटू 10 टू पावर -19। आपको आंसर देना है किसकी फॉर्म है, 10 टू पावर -23 की फॉर्म में। तो देखो इसे आप लिख लो 25 इंटू 10 टू पावर -21, और 23 के लिए आप इसे लिखोगे 2500 इंटू 10 टू पावर -23। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो 2500 होगा। मीटर स्क्वायर में दिया है, यहां पर भी एरिया मीटर स्क्वायर में दिया है 1 ग्राम के लिए, तो ये आपके इस क्वेश्चन का क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं, देखिए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये कह रहा है वेसल 1 कंटेन्स W2 ग्राम ऑफ अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट X डिसॉल्व्ड इन W ग्राम ऑफ वाटर। तो आपके पास एक वेसल है, उस वेसल के अंदर W2 ग्राम ऑफ X है, नॉन वोलेटाइल है, नॉन डिसोसिएटिव है या नहीं मुझे नहीं पता, ठीक है, और ये प्रेजेंट है W1 ग्राम पानी में। ओके, फिर कह रहा है वेसल 2 कंटेन्स W2 ग्राम, मास सेम है, ऑफ Y इन W1 ग्राम वाटर। तो ये भी सेम है, ठीक है। बोथ द वेसल्स एट द सेम टेंपरेचर प्रेशर, मोलर मास ऑफ X इज 80% दैट ऑफ Y। तो मोलर मास ऑफ X जो है वो 0.8 टाइम्स ऑफ मोलर मास ऑफ Y है। वेंट ऑफ फैक्टर फॉर X दिया हुआ है, I ऑफ X इज 1.2 टाइम्स ऑफ I ऑफ Y है। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट फॉर सोल्यूशन इन वेसल 1 इज इतना परसेंट ऑफ सोल्यूशन। ओके, तो देखो डेल्टा TB1 जो होगा उसका फॉर्मूला बनेगा IX इंटू KB इंटू मोलैलिटी ऑफ सोल्यूशन X, है ना, इसको भी X ही लिख लो। और डेल्टा TB ऑफ Y जो बनेगा वो बनेगा IY इंटू KB इंटू मोलैलिटी ऑफ Y। तो आप देखो डेल्टा TB ऑफ X अपॉन डेल्टा TB ऑफ Y की वैल्यू आप निकाल लो, है ना। तो वो कैसे आएगी, I ऑफ X अपॉन I ऑफ Y, KB से KB कैंसिल। अब देखो मोलैलिटी का फॉर्मूला होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट,
तो मोल्स ऑफ सोल्यूट निकालो x के, तो बनेगा इसका मास अपॉन इसका मोलर मास अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजीज, जो कि W1 है, बाय 1000 कर लेना। यहां लिखोगे तो W2 क्योंकि मास सेम है अपॉन मोलर मास है Y अपॉन W1। तो आप इन दोनों को डिवाइड करोगे तो साफ साफ दिख रहा है W2 से W2 कैंसिल, बाय mx बाय my ऊपर जाएगा, यानी ये बनेगा my अपॉन mx। आई होप आप सभी लोगों को क्लियरली दिख रहा होगा। दिस डिवाइड बाय दिस करूंगा तो दिस बाय दिस आएगा, मोलैलिटी अपॉन मोलैलिटी, और यहां मास और सॉल्वेंट का मास ठीक है, मोलर मास का टर्म नीचे आके शिफ्ट हो जाएगा, ये आप कर लेना इतना सा काम। अभी आप देखो I ऑफ x जो है वो 1.2 टाइम्स ऑफ I ऑफ y, तो इनका रेशियो हो गया 1.2, और मोलर मास ऑफ y जो है ना, तो ये आ गया 1 अपॉन 0.8। x का मोलर मास 0.8 टाइम्स y है, तो यहां रख दो वैल्यू, देखो पॉइंट से गया पॉइंट, ये आ गया 12/8, 4 3 12 एंड 4 2 1.2, यानी डेल्टा टीबी ऑफ x जो है वो 1.5 टाइम्स ऑफ डेल्टा टीबी ऑफ y है ना। तो अगर ये है तो आपको सिर्फ ये बताना है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग फॉर सोल्यूशन 1 इज वेसल इज परसेंटेज ऑफ द सोल्यूशन वेसल 2, यानी इसका जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट यानी डेल्टा टीबी एक्स की वैल्यू इन वेसल 1 इज कितना परसेंट ऑफ द सोल्यूशन वेसल 2, तो आपको साथ साथ डेल्टा टीबी एक्स अपॉन डेल्टा टीबी वाई इंटू 100 आप कर सकते हो। तो डेल्टा टीबी एक्स कितना है 1.5 अपॉन 1.5 टाइम्स ऑफ डेल्टा टीबी वाई, मतलब ये लोगे 1.5 इंटू 100, तो आंसर आ गया 150%। सही है। सो एलिवेशन फॉर बॉइलिंग पॉइंट फॉर सोल्यूशन 1 इन वेसल 1 इज 150% ऑफ द सोल्यूशन इन वेसल 2, और यहां से भी दिख रहा है इसका 1.5 टाइम्स है, तो 1.5 टाइम्स का हो गया 150%, और यही आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं, देखें अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देखें, ये एक बहुत ही खतरनाक सा क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन में आपको अटरमोस्ट डिफिकल्टी कैटेगरी के अंदर, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको बहुत अच्छे से बायोमोलिक्यूल्स आना चाहिए, या कभी बोलते हैं बायोलॉजी का आइडिया होना चाहिए। देखें आपको डबल स्ट्रैंड डीएनए दिया हुआ है, वन स्ट्रैंड इज गिवन, दूसरा स्ट्रैंड जो होगा ये वन स्ट्रैंड है, दूसरा स्ट्रैंड जो होगा मैं ऊपर लिख रहा हूं वो इसका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड होगा। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब जहां देखो ए के साथ जो है वो टी आता है, इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट है वो होगा टी, इसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा सी। तो आपको समझाऊं, यहां देखें ये एनसीईआरटी का एक वो है, तो जी के साथ सी आता है, ए के साथ टी या टी के साथ ए आता है। एक चीज तो आपको यहां पर ये ऑब्जर्व करनी है, अब जब जी के साथ सी आता है तो उसमें ट्रिपल बॉन्ड आता है, और टी के साथ जब ए आता है या ए के साथ जब टी आता है उसमें डबल बॉन्ड आता है। तो आपको पहले इसका कॉम्प्लीमेंट्री बनाना है, तो देखो यहां डबल बॉन्ड, यहां ट्रिपल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड ए, यहां ट्रिपल बॉन्ड जी, यहां देखो डबल बॉन्ड टी, यहां देखो ट्रिपल बॉन्ड जी, यहां ट्रिपल बॉन्ड सी, यहां डबल बॉन्ड ए, यहां डबल बॉन्ड टी, यहां डबल बॉन्ड टी, यहां ट्रिपल बॉन्ड सी, यहां डबल बॉन्ड ए, और यहां ट्रिपल बॉन्ड जी, ऐसा। और ये जो है ये सब हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं। तो अभी आपसे कह रहा है अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्प्लिट द डबल स्ट्रैंड डीएनए इनटू 2 सिंगल स्ट्रैंड। तो आपको ये सारे बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे सिंगल स्ट्रैंड में बदलने के लिए, इसको बोले इतना समझ में आता है। तो आप देखो एवरेज एनर्जी पर एच बॉन्ड फॉर 80 बेस पेयर इज 1 किलो कैलोरी पर मोल। एवरेज एनर्जी पर एच बॉन्ड, एक एच बॉन्ड के लिए एनर्जी कितनी है 1। तो देखो जब आप 80 वाला बॉन्ड तोड़ोगे, 2 बॉन्ड यहां गए, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 2 12 और 2 14। तो 14 तो आप 80 बॉन्ड तोड़ोगे 80 वाले, है ना, इसकी एनर्जी कितनी है 1, तो 14 किलो कैलोरी एनर्जी तो आपको यहां से चाहिए होगी। बोलो समझ में आ रहा है। फिर आप कौन से तोड़ने वाले हो, फिर आप तोड़ने वाले हो एच वाले, ये जीसी वाले, है ना। तो दिखा हुआ देखो जीसी बेस पेयर के 1.5, तो देखो कितने 3 3 6 3 9 3 12 3 15 और 3 18, 18 इंटू 1.5 यानी 3/2, तो 9 कितना आ गया 27, है ना। 1.5 किलो एक बॉन्ड के लिए, तो यहां गिन लो 1 2 3 4 5 और 6 तिया 18 हाइड्रोजन बॉन्ड हो गए, है ना। तो 18 इंटू 3/27 दोनों को जोड़ दो तो 41, ये टोटल एनर्जी आपको चाहिए होगी। तो 41 किलो कैलोरी विल बी द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। तो बहुत तगड़ा क्वेश्चन है भैया,
मिक्स किया है बायोमोलिक्यूल्स को किसके साथ, नॉर्मल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ, मतलब मोल कंसेप्ट के साथ बोल रहे हैं, थर्मोडायनामिक्स के साथ बोल लो, कुछ भी बोल सकते हो, है ना। एयू बेस पर एक भी नहीं है, एयू बेस पर होता तो उसको भी हम लोग काउंट करते हैं, ठीक है ना। तो इससे आप इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। चलिए ये देखें एक और क्वेश्चन, रेडियोएक्टिविटी का क्वेश्चन है, थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, यहां पे आपको मेहनत करनी पड़ेगी। कह रहा है सैंपल इनिशियली कंटेन्स ओनली यूरेनियम 238 आइसोटोप, ठीक है। विद टाइम सम ऑफ द यूरेनियम 238 रेडियोएक्टिविटी डीकेज इनटू Pb206 while the rest of it remains undisintegrated। तो आपने फिजिक्स में जो पढ़ी है वहां पर भी इसको पढ़ा होगा, इसको हम यूरेनियम डेटिंग बोलते हैं। तो ये कह रहा है कि आपके पास शुरुआत में सिर्फ यूरेनियम 238 है टाइम t इक्वल टू 0 पर, फिर टाइम के साथ साथ क्या होगा, यूरेनियम 238 किस में कन्वर्ट होगा, Pb206 में। तो आप चाहो तो बैलेंस कर सकते हो, वैसे जरूरत नहीं है। तो मान लो इनिशियली इसका कुछ W0 ग्राम था, तो टाइम t इक्वल टू 0 पर इसमें कुछ खर्च होगा, तो W यूरेनियम बचेगा और कुछ W लेड बनेगा। अब आप ध्यान रखना, ये जितना भी लेड बना है सारा यहां से बनेगा, ठीक है। तो ये कह रहा है when the age of the sample is इतना years, the ratio of mass of Pb206 to that of uranium-238 in the sample is found to be 7। कह रहा है कि अभी WPb अपॉन W यूरेनियम का जो मास है उसका रेशियो 7 है, ठीक है। हाँ ठीक है, तो आपको P के लिए बताएं, तो आप देखो ये जितना भी लेड बना है वो यहां से बना होगा। तो हम क्या बोलते हैं कि देखो इनका एक एटम से एक एटम बनता है, सो 206 ग्राम Pb फॉर्म्ड बाय हाउ मच, 238 ग्राम यूरेनियम होगा। इसका 206 ग्राम बना लिया, इसका 238 ग्राम काम आएगा। तो इसका इतना बनाने के लिए देखो, इसका 1 ग्राम बनाने के लिए कितना यूरेनियम काम में आएगा, 238 अपॉन 206। इसका WPb ग्राम बनाने के लिए यूरेनियम यूज कितना होगा, 238 अपॉन 206 इंटू WPb। इतना यूरेनियम यूज हुआ होगा। अब देखो कुछ यूरेनियम यहां बचा है और जो ये बना वो सारा यूरेनियम इसमें कन्वर्ट हुआ होगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो यूरेनियम का इनिशियल मास है उससे आप ही बोल सकते हो कि अभी कितना यूरेनियम बचा है, इतना, प्लस इस लेड को बनाने में कितना यूरेनियम खर्च हुआ है, इतना, 238 अपॉन 206 इंटू WPb। बोले समझ में आता है। अब साफ साफ बोल दिया रेशियो ऑफ मास ऑफ दिस टू दिस इज 7 है, तो आप यहां से W यूरेनियम को कॉमन कर लो, तो W0 अपॉन WU, W यानी कितना बचा है, देखो यहां से कॉमन करो WU को, तो बन जाएगा 1 प्लस 238 अपॉन 206 इंटू WPb अपॉन W यूरेनियम। तो आप देखो यहां से W0 अपॉन WU की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 1 प्लस 238 अपॉन 206 इंटू मास ऑफ Pb अपॉन मास ऑफ ये कितना है, 7 है। तो ये वैल्यू आप काम में लेनी पड़ेगी आपको, ठीक है। तो इसको हम लेकर क्या करते हैं, यहीं पर रख लेते हैं। अब ये कह रहा है कि अगर इसकी हाफ लाइफ इतना ईयर्स है, तो बताओ बहुत कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑर्डर लगा लो या लैम्डा इक्वल लिख लो, तो लैम्डा इक्वल टू है 1 अपॉन टी ln W0 अपॉन WT यानी W यूरेनियम। तो देखो आपको टाइम निकालना है t, तो हो जाएगा 1 अपॉन लैम्डा, लैम्डा होता है ln2 अपॉन टी हाफ, तो टी हाफ इसका है 4.5 इंटू 10 टू पावर 9 इंटू ln W0 अपॉन W। देखो ये वैल्यू, इस वैल्यू को उठा के यहां रखो, ये बन जाएगा 1 प्लस 238 इंटू 7 अपॉन 206। थोड़ा इस वैल्यू को आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। देखो अब तो टाइम जो हो गया वो हो गया 4.5 इंटू 10 टू पावर 9 अपॉन ln2, ये बन गया ln ऑफ, देखो 206, तो 238 इंटू 7 कर लो एक, तो 6 5 21 और 5 26 6 2 14 और 2 16 1666 है ना, ये हो गया। और उसमें जोड़ दो 206, 7 16 और 2 18, 1872 अपॉन 206। तो अप्रोक्सीमेट देखो 1800 होता है, 9 के आसपास जा रहा है ये, अप्रोक्सीमेटली 9। तो थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन तो यूज करना पड़ेगा, वरना उसके बिना अपना काम हो नहीं पाएगा, है ना। तो t की जो वैल्यू हो गई वो गई 4.5 इंटू 10 टू पावर 9 इंटू ln9 अपॉन ln2। देखो ln9 को बदलो लॉग में, तो 4.5 इंटू 10 टू पावर 9 इंटू, है ना,
एज ऑफ सैंपल है P इंटू 10⁸ ईयर्स, तो आपको P के लिए बतानी है, तो रेंज के अंदर ये आंसर आएगा, क्योंकि दिख रहा है आपको ये एग्जैक्टली 9 नहीं आएगा, ये आएगा 1854, ये है 1872, अप्रोक्सीमेटली 9 आएगा। ln 9, तो ln को बदलो लॉग में, यहां बदलो लॉग में, कैंसिल हो गया, इसको लिख लो 2 log 3, तो 2 इंटू log 3 होता है 0.477 यानी 0.48 ले लो, और log 2 होता है 0.3। देखो आपको थोड़ा सा देख सकते हो, यहां से देख लो, ये गया 15 टाइम्स, 15 3 जा 45 होता है, 15 2 जा 30, तो 30 इंटू 0.48 इंटू 10⁹ इसको आप सॉल्व कर लो, तो ये बन जाएगा कितना, 4.8 इंटू 3, तो 4 2 12 और 2 14 और 14.4, तो ये बनेगा 144 इंटू 10⁸। तो 144 यहां से आएगा, इसने जो लॉग की वैल्यू दी हुई है, और इसी रेंज के अंदर आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आना चाहिए। ठीक है, चलिए बढ़ते देखिए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि इन स्पीसीज के अंदर से किस किस की टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है। क्या है? टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है। तो आप देखें COCN होल 4 में, यहां पर कोबाल्ट आपको आई थिंक मिसप्रिंट हो गया है, COCN होल 4 अगर 4 माइनस में ले लेता हूं, चलो हो सकता है यही हो, जो दिया है उसी से सॉल्व करते हैं। तो कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होता है? 3d7 4s2। यहां कोबाल्ट जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में कोबाल्ट के पास 9 इलेक्ट्रॉन होंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो आप नॉर्मल तरीके से फिलिंग करो, 9 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7 8 9, पेयरिंग करोगे तो भी यही आएगा। तो देखो यहां पर DsP2 नहीं हो सकता, तो ये टेट्राहेड्रल है, sp3 हाइब्रिडेशन होगा, क्योंकि 3D पूरा भरा हुआ है, तो 4s4p काम में आएगा। यहां देखो CO होल थ्राइस NO, अब देखो NO अगर यहां पर आ रहा है तो NO प्लस की फॉर्म में होगा, दैट मीन्स ये न्यूट्रल, तो कोबाल्ट जो है वो यहाँ पर -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ जाएगा। तो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बनेगा 3d8 4s2, 10 इलेक्ट्रॉन है, ये भी टेट्राहेड्रल होगा। XeF4 आप सभी जानते हैं, इसकी अगर आप शेप की बात करें, अच्छा ज्योमेट्री बोल रहा है तो टेट्राहेड्रल वैसे होता है, स्क्वायर प्लेनर होता है XeF4, आपने VSEPRT में पढ़ लिया है ना, 4 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर यहां पर होता है। PCl4 प्लस टेट्राहेड्रल होता है, sp3 हाइब्रिडेशन। PdCl4 माइनस PT+2 PD+2 कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हमेशा स्क्वायर प्लेनर होता है, तो ये नहीं होगा, ये होगा। ICl4 माइनस को आप देखो, आयोडीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, 4 यहां शेयर किए, माइनस चार्ज के साथ 8 आ गए, 4 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, ये भी स्क्वायर प्लेनर होगा। CuCN होल 4 3 में कोबाल्ट +1 में है, तो कोबाल्ट +1 में, सॉरी कॉपर +1 में 3d10 होगा, ये भी टेट्राहेड्रल होगा। और P4 मॉलिक्यूल को अगर आप देखो तो P4 मॉलिक्यूल में इस तरह से फास्फोरस एटम्स आपस में कनेक्टेड होते हैं, खुद एक टेट्राहेड्रल बना रहा है, तो ये भी क्या होगा? टेट्राहेड्रल होगा। तो आपका 1 2 3 4 5 इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 5। सही है, इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए फिर मूव कर रहे हैं हम लोग सेक्शन 4 की तरफ। तो देखें सेक्शन 4 के अंदर आपके पास फिर से न्यूमेरिकल वैल्यू क्वेश्चंस हैं, तो आप देखते हैं क्या पूछ रहा है ये। When potassium iodide is added to an aqueous solution of potassium ferricyanide, potassium ferricyanide क्या होता है? K3FeCN होल 6, उसमें आप पोटेशियम आयोडाइड को ऐड कर रहे हो, ठीक है। A reversible reaction is observed in which a complex P is formed. In a strong acidic medium, the equilibrium shifts completely towards P. Addition of zinc chloride to P in a slightly acidic medium results in a sparingly soluble compound. तो देखो ये जो रिएक्शन है इसके हिसाब से आपके पास K3FeCN होल 6 से पोटेशियम फेरिसाइनाइड जहाँ पे Rn+3 में है, और आप इसमें Ki ऐड कर रहे हो K+I-। यहाँ पे क्या हो सकता है? Fe हायर ऑक्सीजन स्टेट में, लोअर ऑक्सीजन स्टेट में जा सकता है, फॉर्मिंग K4FeCN होल 6। तो आयरन का खुद का क्या हो जाएगा यहाँ पर? रिडक्शन, और I- को वो I2 में कन्वर्ट कर सकते हैं। रिएक्शन को बैलेंस करना है वो हम लोग कर लेंगे, ठीक है। फिर कह रहा है कि इन अ स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम द इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स कंप्लीट टुवर्ड्स P, तो ये P बन गया आपका। एडिशन ऑफ जिंक इन दिस P, तो ये रिएक्शन में पड़ी है सॉल्ट एनालिसिस के अंदर। अगर आप K4FeCN6 में कॉपर +2 ऐड करो तो चॉकलेट कलर का पीपीटी बनता था। Zn2+ ऐड करो तो आपके पास K2ZnFeCN होल 6 का एक पीपीटी बनता है, ठीक है। आप चाहो तो इन रिएक्शन को बैलेंस करते हो, देखो +3 से +2 आयरन का चेंज कितने का? 1 का, आयोडीन -1 से 0
कितने का चेंज है, ये भी 1 का है, क्रॉस मल्टीप्लाई मत करो, आइडिन को बैलेंस करो, हाफ I2, पूरी रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करो तो रिएक्शन बन जाएगी 2K3 FeCN6 प्लस 2Ki गिव्स 2K4 FeCN6 प्लस I2। तो ये आपकी ओवरऑल बैलेंस्ड रिएक्शन है, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है ये पहला क्वेश्चन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पोटेशियम आयोडाइड रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 2 मोल्स ऑफ P। तो 2 मोल P बनाने के लिए पोटेशियम आयोडाइड कितना चाहिए भैया, 2 मोल ही चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, 2। सही है, आगे बढ़ो। नंबर ऑफ जिंक आयंस प्रेजेंट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ Q। जिंक आयन कितने होंगे Q में, तो भैया 1 जिंक आयन होगा क्योंकि Zn2+ है। अच्छा, अब इसमें ना 2 चीज हो सकती है। 2 चीज क्या है, या तो बनाओ K2Zn FeCN6, पर उसने कुछ नहीं बोला है, तो हम चारों पोटेशियम को भी रिप्लेस कर सकते हैं और कंपाउंड का फॉर्मूला बन सकता है Zn2 FeCN6। तो ये आपके पास दोनों पॉसिबल यहां पर ऑप्शंस हैं। तो एडिशन ऑफ जिंक क्लोराइड टू P इन अ स्लाइटली एसिडिक मीडियम रिजल्ट्स इन अ स्पेरिंगली सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स। तो उसने कुछ नहीं बोला, तो हम तो दोनों पोटेशियम को रिप्लेस करेंगे और एक के अंदर हम लोग यहां पर कितने जिंक लेकर चलेंगे, 2 जिंक एटम लेकर चलेंगे। सही है, तो ये आपके इन दोनों पैराग्राफ वाले क्वेश्चंस का आंसर होगा। चलिए, तो ये थे आपके फिजिकल और इनऑर्गेनिक के कुछ क्वेश्चंस पेपर 2 के। देख सकते हैं आप पेपर 2 उतना आसान भी नहीं था जितना सब लोगों ने बोला है, बट हाँ उतना डिफिकल्ट भी नहीं था। वही मॉडरेटली 7 से 7.5 की रेंज में आप इस पेपर को भी रेट कर सकते हैं। तो अब आ जाते हैं हम लोग पेपर 2 के ऊपर। पेपर 2 में बात कर लेते हैं हम लोग सबसे पहले सवाल की। है पेपर 2 में हम लोग सबसे पहले सवाल की बात कर लेते हैं। यहाँ पर आपके पास में एल ग्लूकोज डाला हुआ है, HI के साथ में यहाँ पर हीट करा हुआ है ना, HI के साथ में यहाँ पर हीट करा हुआ है। तो हम लोग जानते हैं रेड फॉस्फोरस प्लस HI के साथ में यहाँ पर आपको ग्लूकोज ले लो तो बेसिकली यहाँ से आपको एन हेक्सेन मिलता है। और अगला जो रिएजेंट है वो खुद चीख के बता रहा है कि एन हेक्सेन ही होगा, दैट इज Cr2O3 775 केल्विन 10 to 20 ATM। तो P आपके पास में बन जाएगा क्या, P आपके पास में बन जाएगा बेंजीन। और बेंजीन का जब क्लोरीनेशन कराया जाता है एक्सेस में अल्ट्रा वायलेट यानी कि HNu के प्रेजेंस में, तो यहाँ से आपको क्या मिलता है, यहाँ से आपको मिल जाता है क्या, दिस इज द कंपाउंड यू गेट, दैट इज कॉल्ड एज गैमेक्सीन। और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है एरोमेटिक कंपाउंड या एरोमेटिक केमिस्ट्री की, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। गैमेक्सीन बोलो, 666 बोलो, BHC बोलो, सब कुछ बोल सकते हो। ओके, चलिए अगला सवाल आपके पास में बड़ा ही इंपॉर्टेंट है ना। अगला सवाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और क्या इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है, बोला जा रहा है कि इसको इसके अंदर कन्वर्ट करना है। यहां पर आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, एस्टर कन्वर्ट हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड में, साइनाइड कन्वर्ट हो गया एल्डिहाइड के अंदर। अब साइनाइड को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है तो एक ही तरीका मुझे याद आता है, वो कौन सा है, साइनाइड को अगर एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है तो जो तरीका मुझे याद आता है दैट इज बाय स्टेफन्स रिडक्शन। सबसे अच्छा तरीका जो होता है वो होता है स्टेफन्स रिडक्शन से। यानी कि मुझे तलाश रहने वाली है SnCl2 और HCl की, जो कि चारों ऑप्शन में दिया हुआ है। अच्छी बात है, यहाँ पर एस्टर का आपको बेसिकली अल्कोहल में कन्वर्ट कर दिया है और डबल बॉन्ड O यानी कि कीटोन को कन्वर्ट करा अल्कोहल में, तो NaBH4 LiAlH4 दीज आर द लिस्ट ऑफ रिएजेंट्स। अब यहाँ पर कहानी क्या है, ये ट्विस्ट है। इस सवाल के अंदर बहुत ही अच्छा गेम खेला IIT ने, बहुत ज्यादा ट्विस्ट करा है। क्या आपने लिंडार्स कैटलिस्ट डाल दिया, बिल्कुल ये ट्रिपल बॉन्ड को डबल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया। आपने SnCl2 डाल दिया, बिल्कुल ये साइनाइड को इमीन में कन्वर्ट करता है। सबसे पहली चीज, जो स्टीफन्स रिडक्शन होता है डायरेक्टली नहीं होता है, सबसे पहले ये कन्वर्ट होता है किसके अंदर ही कन्वर्ट होता है, RCH डबल बॉन्ड NH के अंदर, और फिर इसका हाइड्रोलिसिस किया जाता है तो आपको एल्डिहाइड मिलता है। वेरी गुड। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, अगर आपने RCH डबल बॉन्ड NH में डायरेक्टली NaBH4 डाल दिया, होता क्या है, ये जो आपके पास में कंपाउंड है ये कन्वर्ट हो जाएगा RCH2 NH2 के अंदर। इमीन का जो रिडक्शन है वो NaBH4 कर पाता है और इस वजह से जो इमीन होता है वो NH2 में कन्वर्ट होता है। यानी कि SnCl2 HCl डालने के बाद में आप NaBH4 नहीं डाल सकते हो। अगर आपने ऐसा करा तो आपने इमीन को अमीन में कन्वर्ट कर दिया है और अब आपके पास आगे कोई और पॉसिबिलिटी नहीं है कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल जाए। सही बात है, यानी कि जहां जहां पर भी SnCl2 HCl के बाद NaBH4 डाला है वो दोनों ही ऑप्शन क्या है, गलत। अब सबसे पहले आपने NaBH4 डाल दिया तो NaBH4 सबसे पहले डबल बॉन्ड O को अल्कोहल में बदल देगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद में आपने SnCl2 HCl और H3O+ डाल दिया तो साइनाइड चला गया कार्बोक्सिलिक एसिड में, एस्टर चला गया हाइड्रोलिसिस की वजह से कार्बोक्सिलिक एसिड में,
और यहाँ पर भी एस्टर अल्कोहल प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल जाएगा, और फिर आपने लिंडलार्स कैटलिस्ट डाल के ट्रिपल बॉन्ड को डबल बॉन्ड में कन्वर्ट कर दिया, तो दैट इज गुड। फिर आपने लिंडलार्स कैटलिस्ट डाला तो पहले ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड में बदल गया। ये ध्यान रखना, लिंडलार्स कैटलिस्ट जो होता है वो और किसी के साथ में कोई भी रिएक्शन शो नहीं करता है, स्पेसिफिकली सिर्फ ट्रिपल बॉन्ड को अफेक्ट करेगा, बाकी इनके अंदर जो डबल बॉन्ड है वो उनको इफेक्ट नहीं करेगा। उसके लिए आपको डायरेक्ट हाइड्रोजनेशन करना पड़ता है। फिर आपने यहाँ पर NaBH4 डाल दिया, कोई दिक्कत नहीं है, वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया। फिर SnCl to HCl और H3O+, यानी कि ऑप्शन। तो यहाँ पर जो ट्विस्ट था, जो गेम था, वो यही था कि अगर आपने एक बार इमीन बना दिया तो इमीन का हाइड्रोलिसिस करो तभी वो एल्डिहाइड में बदलेगा, अदरवाइज अगर आपने NaBH4 डाल दिया तो उसको अमीन में कन्वर्ट कर देगा। तो ये एक अच्छा सवाल था। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में आ जाता है पैराग्राफ, जो कि था एन ऑर्गेनिक कंपाउंड P विथ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C9H18O2 डीकलराइजेस ब्रोमीन वाटर एंड ऑल्सो शोज पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट। ठीक है, P on ओजोनलिसिस फॉलोड बाय ट्रीटमेंट विथ H2O2 गिव्स Q एंड R, मतलब ऑक्सीडेटिव ओजोनलिसिस किया है। While compound Q shows positive iodoform test and compound R does not show या does not give positive iodoform test. Q and R on oxidation with pyridinium chlorochromate followed by heating give S and T respectively. Both S and T show positive iodoform test. Complete copolymerization of 500 moles of Q and 500 moles of R gives 1 mole of single acyclic copolymer U. ठीक, तो आपके पास में ये पूरा का पूरा पैराग्राफ दिया हुआ है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर पूछा गया सम ऑफ ऑक्सीजन एटम्स ऑफ SN2। तो सबसे पहले आप समझो कि यहाँ पर जो फॉर्मूला आपको दिया हुआ है, जो हमें यहाँ पर फॉर्मूला दिया हुआ है C9H18O2, C9H18O2, अगर मैं इसका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कैलकुलेट करता हूँ तो इसका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट आ जाएगा 1। अब क्योंकि ये ब्रोमीन वाटर टेस्ट दे रहा है, इट गिव्स ब्रोमीन वाटर टेस्ट, अगर ये Br2H2O के साथ में रिएक्शन कर रहा है दैट मीन्स इसके अंदर डबल बॉन्ड है। इसके अंदर क्या है? इसके अंदर आपके पास में डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। लेकिन साथ ही साथ में एक बात और बोलिए कि ये पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट भी दे रहा है। अब अगर मैं यहाँ पर पॉसिबिलिटी से देखता हूँ कि अगर एक अल्कीन है, एक डबल बॉन्ड था, तो ओपन चेन मैंने बना लिया 9 कार्बन का इस तरीके से, क्योंकि अभी मैं ब्रांचिंग के बारे में सोच नहीं सकता हूँ, क्वेश्चन में ऐसा कुछ हिंट दिया हुआ नहीं है, तो मैं ब्रांचिंग नहीं करने वाला हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 ये 9, और साथ ही साथ में अब मैं कहीं पे भी एक मेरी मर्जी से क्या करता हूँ, एक डबल बॉन्ड लगा देता हूँ, मेरी मर्जी के हिसाब से लगा देता हूँ। फिलहाल तो ये लो, यहाँ लगा दिया, रैंडमली लगा दिया मैंने इसमें, क्योंकि एग्जाम में तो कुछ ऐसा, क्वेश्चन में तो कुछ ऐसा दिया हुआ नहीं है कि कहाँ लगाना है। लेकिन ये ज़रूर बोला है कि ये जो कंपाउंड है, ये आपके पास पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है, पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है। अब एक डबल बॉन्ड तो यहाँ चला गया, अब जो ऑक्सीजन बचा है वो क्या बनाएगा? अल्कोहल। जो ऑक्सीजन बचा हुआ है वो क्या बनाएगा? अल्कोहल। तो चलो मैं मान लेता हूँ, क्योंकि ये पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है तो हमें पता है ये वाले जो ग्रुप्स होते हैं, है ना, ये वाले जो ग्रुप्स होते हैं ये पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट देते हैं। तो मैंने दोनों टर्मिनल पे लगा दिया। ओके, बहुत बढ़िया। पीछे चलते हैं, इन्होंने बोला है कि अब आपने ओजोनलिसिस कर दिया, Q और R मिल गया, और Q और R में से सिर्फ एक आइडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है। चलो बहुत बढ़िया। अब अगर मैं इसका ओजोनलिसिस करता हूँ और ऑक्सीडेटिव ओजोनलिसिस करता हूँ, है ना, ऑक्सीडेटिव O3H2O2, तो ऑक्सीडेटिव ओजोनलिसिस करने पर क्या होगा? ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होगा। ठीक, ये किस में कन्वर्ट होगा? कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होगा। तो बहुत बढ़िया सर, ये लो, बहुत बढ़िया, ये लो, ये लीजिए सर। अब ये बन गए Q और R। लेकिन क्वेश्चन में साफ साफ बोला गया है, क्या बोला गया है? कि R डज नॉट गिव आइडोफॉर्म टेस्ट, R आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं दे रहा है। ठीक, R जो है वो आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं दे रहा है। अब अगर R आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं दे रहा है, इसका मतलब यहां पर OH नहीं हो सकता, तो OH कहां पर लगा देता हूं मैं? यहां पर लगा देता हूं। अब ये आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं दे सकता, इसका मतलब ये जो ऊपर वाला फोटो है इसमें भी मुझे OH को चेंज करना पड़ेगा, तो OH आ जाएगा यहां पर। तो Q तो आइडोफॉर्म टेस्ट दे देगा, R आपके पास में आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। फिर उसके बाद में इनका क्या करा गया है? PCC से ऑक्सीडेशन, दोनों का। तो PCC से ऑक्सीडेशन करने पर, PCC से ऑक्सीडेशन करा, सबसे पहले आपको क्या मिलेगा? डबल बॉन्ड O COOH यहां पर प्लस सॉरी, यहां पर आपको और क्या मिल जाएगा? यहां पर भी आ जाएगा डबल बॉन्ड O और ये कंपाउंड।
सही है, लेकिन सिर्फ पीसीसी से रिएक्ट नहीं करा है, सिर्फ पीसीसी नहीं डाला है, पीसीसी के साथ साथ इसको हीट भी किया है। तो जैसे ही आप इसको हीट करोगे, जैसे ही आप इसको हीट करोगे, ये हो गया अल्फा, ये हो गया बीटा, ये हो गया अल्फा, ये हो गया बीटा, बीटा कीटो एसिड्स को हीट करोगे माइनस CO2 निकल जाएगी। तो एक तरफ आपके पास बनेगा एसीटोन प्लस दूसरी तरफ आपके पास बनेगा क्या, दूसरी तरफ बनेगा आपके पास में ब्यूटेन 2 अब यहां पर अगर आप सवाल में देखोगे तो S and T बोथ शोज पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट, ये लिखा हुआ है S और T दोनों ही पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट दे रहे हैं, तो इसमें भी मिथाइल कीटो है और इसमें भी मिथाइल कीटो है, तो ऑब्वियसली पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट आपको मिलेगा। सम ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन S and T, तो ये S मान लो, ये T मान लो, तो सम ऑफ ऑक्सीजन एटम्स कितना हो जाएगा 2, यानी कि जो पहला ऑप्शन है आपके पास में इसका आंसर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इन्होंने एक पॉलीमर बनाया था, इसके 500 मोल लिए थे, किसके 500 मोल लिए थे भाई साहब, कोपॉलीमराइजेशन ऑफ 500 मोल्स ऑफ Q एंड R गिव्स 1 मोल ऑफ सिंगल असाइक्लिक कोपॉलीमर U। ठीक, तो इसके 500 मोल्स लिए और इसके 500 मोल्स लिए और दोनों के 500 मोल्स लेके एक क्या बना दिया, एक कोपॉलीमर बना दिया। तो ये बहुत बड़ा काम नहीं करा है, यहां पर देखो क्या करा होगा, ये OH, ये COH प्लस यहां पर आपके पास COH और यहां पर आपके पास OH इस तरीके से। ठीक है, इसके भी 500 मोल ले लिए, इसके भी 500 मोल ले लिए, तो होगा क्या, एक का OH और दूसरे का COH। बेसिकली यहां पर आपके पास में इस तरीके से जो यूनिट है वो निकल जाएगी। तो कोपॉलीमर किस तरीके से बनेगा आपके पास में, जो पॉलीमर बनेगा वो कैसा बनेगा, तो इसके लिए हम लोग एक काम करते हैं, यहां पर जगह है क्या, चलो इसको अगले पेज पे ले जाते हैं, इधर जगह नहीं हमारे पास, नेक्स्ट पेज पर ले जाते हैं इसको। तो आपके पास में ये था Q, ठीक है, ये था आपके पास में Q प्लस ये आपके पास में यहाँ पर आ जाएगा, क्या गया, कहाँ गया, हाँ ये रहा COOH, यहाँ पर OH, इधर ये आ गया आपके पास में R, इसके भी 500 मोल्स लिए हैं, इसके भी 500 मोल्स लिए हैं। ऑब्वियस सी बात है, बेसिकली आप जानते हैं कि बहुत सारी यूनिट्स को लेके होल N करके बनाते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर बेसिकली आपके पास में इसका OH ले लो और इसका क्या ले लो, सॉरी इसका OH ले लो और इसका H ले लो, तो कह सकते हो आप एक तरीके से एस्टर की टाइप की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास में OH, यहाँ पर इसका अपन ने ले लिया डबल बॉन्ड O, फिर इसको जोड़ देंगे यहाँ से इधर 1 2 और फिर उसके बाद में यहाँ पर आपके पास COOH। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। इनफैक्ट क्योंकि अभी ये रिपीटिंग यूनिट बनेगी, तो अभी मेरे को लगता है कि यहाँ पर आपको इसको भी थोड़ा सा चेंज कर लेना चाहिए। यहाँ पर मिथाइल को इधर कर दो O और H, क्योंकि रिपीटिंग यूनिट बेसिकली आपके पास में हट चुकी होगी। और सेम आपके पास में यहाँ पर भी कुछ इसी प्रकार से क्या होगा, इसी प्रकार से आपके पास में यहाँ पर भी आ जाएगा डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O और फिर होल N। कुछ इस प्रकार से आपके पास में ये बन जाने वाला है एक पॉलीमर। क्योंकि भैया पॉलीमर की रिपीटिंग यूनिट होगी तो ऑब्वियसली इसको ऐसी तरीके से आपको रिपीट करना पड़ेगा, क्योंकि 2 तो यहाँ पर आपके पास ऑक्यूपाई हो गए, एक COH ये था तो ये चला गया, इसके OH के साथ में बचा हुआ COH इस तरफ और बचा हुआ OH उस तरफ, एक दूसरे को क्या करते जाएंगे, एक दूसरे के साथ में जुड़ते जाएंगे। तो ये तो बन गया अपना पॉलीमर बेसिकली। ठीक है, ये हम लोगों ने पॉलीमर बना दिया है। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके मोलर मास की। तो देखो भाई, इसके 500 लिए थे मोल, इसके 500 लिए थे, तो ऑब्वियसली जो N की वैल्यू है वो कितनी होने वाली है 500। ठीक, बड़ा ही सिंपल सा तरीका, बहुत सिंपल सा तरीका, कुछ नहीं करना, कोई माथा पच्ची नहीं है। आप एक काम करो, आप इस यूनिट का बेसिकली मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल लो। तो कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 कार्बन है। क्योंकि डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 2 है तो आपके पास हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, हाइड्रोजन आपके पास में हो जाएंगे 16। ठीक है, हाइड्रोजन आपके पास में कितने हो जाने चाहिए 16, लेकिन यहाँ पर पूरा फॉर्मूला नहीं है तो गिनने पड़ेंगे हाइड्रोजन। 3 और 1 आपके पास ये 4 हो गया, 2 6 हो गया, 6 और 3 9 हो गए, 9 और 2 आपके पास 11, 11 और 1 हो गया आपके पास में कितना, 11 और 1 हो गया 12 और 2 14, यानी कि 14। और ऑक्सीजन यहाँ पर कितने हो जाएंगे, तो ऑक्सीजन आपके पास में हो जाएंगे 4। इसका फॉर्मूला निकाल लेते हैं, तो 12 × 9, तो 12 × 9 यानी कि 108 प्लस 14 प्लस
64। कितना आ जाएगा ये आ गया आपके पास में 78, 78 और 108, तो 108 प्लस 78 दैट इज 186। ठीक है, 186। तो ये तो एक का आ गया। आपको क्या करना है, मॉलिक्यूलर मास निकालना है, तो कर दीजिए 500 इंटू 186। तो 186 इंटू 500 करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 8 6 बिल्कुल 0 इधर, 3 हेयर है ना, 30 43 3 हेयर 4 हेयर, तो ये आ जाएगा आपके पास 93। तो दैट विल बी 93,000। ये आ गया 93,000। लेकिन ये आंसर अभी भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भाई साहब आपके पास में जो यूनिट्स हैं वो कन्फाइंड है, 500 यूनिट्स बोली हुई हैं। जब ये चेन खत्म होगी, तो इस तरफ एक OH आएगा और इस तरफ एक H आएगा, यानी कि एक H2O का मॉलिक्यूल आएगा। तो आपको इसमें ऐड करना पड़ेगा कितना, 18। और अब आपके पास में जो आंसर है वो आ जाएगा 93018, और ये होने वाला है इस सवाल का सही जवाब। तो इसका आंसर कितना भर देंगे अपन, इसका आंसर भर देंगे 101718। बहुत बढ़िया आंसर दिया, 107018। बहुत लंबा आंसर है, मतलब IIT में इतना लंबा आंसर आता नहीं है जनरली। लास्ट आ जाता है आपके पास में, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड P having molecular formula C6H3O3 gives ferric chloride test and does not have intramolecular hydrogen bond. The compound P reacts with 3 equivalents of NH2OH to produce oxime Q. Treatment of P with excess methyl iodide in the presence of KOH produces compound R as the major product. Reaction of R with excess of isobutyl magnesium bromide followed by treatment with H3O plus gives compound S as the major product. आपको यहाँ पर मिथाइल ग्रुप्स बताने हैं। चलिए देखिए, तो देखो सबसे पहली चीज तो दे रखी है, दैट इज C6H6O3। ये पॉजिटिव, ये FeCl3 के साथ पॉजिटिवली रिस्पॉन्स दे रहा है, मतलब पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे रहा है, यानी कि यहां पर कहीं ना कहीं क्या प्रेजेंट है, फिनॉल प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? फिनॉल प्रेजेंट है। इसके अलावा क्वेश्चन ने खुद बोल दिया है कि भाई साहब इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, इसका मतलब ये सारे एक दूसरे से दूर दूर हैं, ये तीनों एक दूसरे की रिस्पेक्ट में मेटा पोजीशंस पर है। अब अगर मैं इसको टॉटोमराइज कराता हूं तो आप लोग जानते हैं टॉटोमराइज कराने पर ये अपनी करस्पॉन्डिंग कीटो फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ये बन गया। और इसको कितना मोल इक्विवेलेंट चाहिए NH2OH का? 3 मोल इक्विवेलेंट चाहिए, सो दैट ये क्या कर सकेगा, ये अपने आप ऑक्साइम बना सकेगा, है ना। यहाँ पर ये फिर ऑक्साइम बना लेगा, यहाँ पर ये ऑक्साइम बना लेगा, बन गया। अब बोल रहे हैं इसकी रिएक्शन कराई गई किसके साथ? KOH के साथ, और एक्सेस में डाला हुआ है क्या? CH3I। होगा क्या, जो ये OH माइनस है ये यहाँ से H प्लस निकालेगा और यहाँ CH3 जुड़ेगा। एक बार जुड़ा के देख देता हूँ, फिर उसके बाद आप लोग समझ जाओगे। ठीक, यहाँ पर आपके पास में बेसिकली यहाँ पर एक बार ये जुड़ जाएगा। ठीक है, एक बार जुड़ गया। अब यही काम बार बार होगा। अभी भी इसके पास में एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, इसके पास में एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो ये काम आपके पास लगातार होगा, इस वाली पोजीशन पे भी, इस वाली पोजीशन पे भी। तो हर बार इन दोनों के बीच में ओवरऑल कितने मिथाइल ग्रुप आ चुके होंगे? टोटल आपके पास में 6 मिथाइल ग्रुप आ चुके होंगे, यहाँ 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 और यहाँ। ये बन जाएगा आपका कौन सा प्रोडक्ट? ये बन जाएगा आपका R प्रोडक्ट। अब R की रिएक्शन कराइए आपने किससे? R की रिएक्शन कराइए आपने आइसोब्यूटाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से, तो ये बना लीजिए आपका आइसोब्यूटाइल CH2 माइनस MgBr प्लस, बन गया। ये क्या करेगा? ये डबल बॉन्ड O पे अटैक करेगा, अल्कोहल में कन्वर्ट करेगा, और ये भी ऐसा काम 3 बार करने वाला है। तो देखो फाइनल प्रोडक्ट आपको कैसा दिखेगा? फाइनल प्रोडक्ट आपको दिखेगा यहाँ OH CH2 CH CH3 CH3 2 मिथाइल। ये फिर से कॉपी पेस्ट करते जाओ, अब तो बस कॉपी पेस्ट करते जाओ, कॉपी पेस्ट करते जाओ, इस तरीके से आपके पास में ये जुड़ता जाएगा। फिर आ जाएगा अगेन OH CH2 CH CH3 CH3 और ये 2 मिथाइल। अब फाइनली आपसे कोई पूछ रहा है कितने मिथाइल ग्रुप्स हैं, तो 1 2 3 4, तो ऐसे 4 है और ये 3 बार रिपीट हो रहे हैं, तो 4 into 3 दैट इज 12 इज द करेक्ट आंसर। ठीक, तो ये जो सवाल था ये भी अपने आप में एक बढ़िया सवाल था। ओवरऑल अगर मेरे से पूछोगे केमिस्ट्री के बारे में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में JEE एडवांस के अंदर, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिलेटिवली इस साल टफर साइड पर
थी एज कंपेयर टू पिछले 2 सालों से। ठीक है, पिछले 2 सालों से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो इस बार आई है वो थोड़ी सी भारी आई है, और यहाँ पर आपको सीधा सीधा कोई भी सवाल नहीं मिलने वाला है जिसको आप देख के डायरेक्टली टिक कर दो। एक आधा क्वेश्चन था जो आप कह सकते हो, बाकी इसके अलावा एज सच कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं था जिसको आप सीधे सीधे डायरेक्टली ये बोल सको कि यार ये आसान सवाल है। कहीं ना कहीं किसी ना किसी सवाल में कुछ ना कुछ अच्छे खासे लेवल का आपको दिमाग खपाना पड़ रहा था। तो ये हो जाता है आपके पास में केमिस्ट्री के सॉल्यूशंस।